वहीं नित्या का तो हाल बुरा हो चुका था। वो अपने घुटनों में अपना सिर छुपाए अपने कानों पर हाथ रखे डर से डुबकी हुई थी। तभी फायरिंग शांत होने की आवाज़ के साथ नित्या सहमी हुई जैसे ही अपनी आंखें खोल देखती हैं तो उसे अपने सामने अन्य की परछाई नज़र आती है, जिसे देख वो अंदर तक काफ़ी ज़्यादा डर जाती हैं। वो अपनी कांपती निगाहों के साथ बड़ी मुश्किल से नज़रें उठाकर अन्या को देखती हैं तो अन्या उसकी निगाहों को देख और भी ज़्यादा उसे उबाल खाती हुई एक झटके में नित्या का सिर के बालों को दबोच उसे ज़बरदस्ती अपने सामने उठाते हुए उसकी आंखों में अपनी लाल से गुस्से में तिलमिलाई कहती हैं, कैसे कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी नित्या, कैसे? नित्या अन्य के सवाल पर कुछ कहने लायक नहीं रहती। वो बड़ी मुश्किल से जैसे खड़े होती हैं अपने कदमों पे। अन्य उसकी आंखों में गिल्ट की जगह सिर्फ डर पा रख कर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं। वो उसके बालों को दबोचते उसे थोड़े आगे ज़मीन पर फेंकते हुए चिल्लाती हैं, कैसे नित्या, कैसे? अपने बेटी का वो हाल देखकर मिस्टर बेदी और मालविका जी सदके में आ जाते हैं। मिस्टर बेदी आगे बढ़ चीखते हुए कहते हैं, अन्या चौहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? मिस्टर बेदी के ये कहने पर अन्या उसकी बातों का करारा जवाब दिए गुस्से में चीखते हुए कहती हैं, जैसे तेरी बेटी की हिम्मत हुई मेरे बेटे को छूने की। अन्या का यह ऐलान सुन तो मिस्टर बेदी एक पल को जैसे सुन से पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कुछ। वो एक नज़र नित्या को देखते हैं, पर जैसे ही आगे बढ़ने को होते हैं कि अन्या के गार्ड्स मिस्टर बेदी और मालविका जी को पकड़ लेते हैं। अन्या आगे बढ़ ज़मीन पे पड़ी नित्या के पाँव के तले मसलते हुए कहती हैं, उसके हाथों को पाँव तले मसलते हुए कहती हैं, अपने यही हाथ था ना तुम्हारा? एक पल के लिए कांपा नहीं मेरे बेटे से, मेरे छोटे से मासूम बच्चे को मारने की कोशिश करने से पहले? हाँ बोलो। अन्य कैसे कहने पर नित्या दर्द से करार उठती। ये देख मिस्टर बेदी और मालविका जी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हुए चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अन्य के गार्ड से छूटने की कोशिश करते हैं, पर सब बेकार होता है। अन्य अब सिर्फ जैसे नित्या की ही चीखें सुनती हैं। वो दोबारा उसका बाल पकड़ उसका सिर जोर का टेबल पर मार देती हैं, जिससे अब नित्या की जैसे हालत ख़राब हो गई थी। साथ ही अन्या ने अब तक 2-3 लातों के साथ गुस्सा भी नित्या पर बरसा दिया था, पर अब भी जैसे अन्या के अंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। अन्या नित्या का गला पकड़ उससे पिल्लर से लगाते हुए गुस्से में कहती हैं, क्यों किया नित्या? मेरे बच्चे को ज़िंदगी से क्यों खेला? नित्या अब निढाल हो चुकी थी इतनी मार के बाद, लेकिन फिर भी अन्य की तरफ उसकी तड़प उसका गुस्सा देख बड़ी मुश्किल से हंसने की कोशिश करते हुए कहती हैं, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी से खेला, मुझे मेरी ज़िंदगी की खुशी छीनने की कोशिश की, इसीलिए मैंने भी तुम्हारी ज़िंदगी से खेल लिया, तुम्हारे सबसे कीमती छीन लिया, हिसाब बराबर। इतना बोलते हुए नित्या के मुंह से खून आने लगता है, पर वो अन्या को देख उसके दर्द में मुस्कुराने की कोशिश करती है। ये देख अन्या उसके जबड़ों को दबोचते हुए गुस्से में कहती है, हिसाब बराबर नहीं हुआ है मिस नित्या बेदी, बहुत कुछ छीनना है मुझे तुमसे, लेकिन अब बस, क्योंकि बारी अब मेरी है। बहुत मेहनत की थी ना मेरे रुद्र को मुझसे छीनने की, उनकी यादों में मुझे मिटाने की, उन्हें सिद्ध बनाकर मुझे तड़पाने की। बहुत मेहनत किया है ना, लेकिन अफसोस इस मेहनत को तुम्हारी आंखों के सामने फेल होते देखोगी। जिस रुद्र को सिद्ध बनाकर तुम पाना चाहती थी, वह रुद्र वापस से रुद्र बनकर मेरे पास आएंगे, वो भी बहुत जल्द। ये सुन नित्या हैरानी से अन्या को देखने लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अन्या को सिद्ध की सच्चाई पता चल गई है। नित्या के साथ इस बार मिस्टर बेदी भी हैरान थे। अन्या नित्या के जबड़ों को और कसते हुए आगे कहती है, क्योंकि अब मेरे रुद्र होंगे और तुम यहाँ अकेले खाली हाथ। मैं चाहूँ तो तुम्हें यहीं ख़त्म कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे के दर्द का बदला आसानी से नहीं लूँगी, बल्कि उसका हिसाब तुमसे किस्तों में लूँगी। रोक सकती हो तो रोक लो। इतना बोल अन्या उसका जबड़ा एक झटके में दूसरे साइड झटकती है, जिससे नित्या खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा ज़मीन पर गिर जाती है।
अन्य जाने के लिए मुड़ती ही है कि दोबारा नित्या के पास आकर एक दो और लगाकर देती हैं और अपने कदम आगे घर के बाहर लेती हैं। पर अन्य अब हर कदम पर एक धमाका होता है जो मिस्टर बेदी की बर्बादी का ऐलान होता है। उनका हाल छोड़ जैसे पूरा बस्तर धमाके में उड़ जाता है। ये देख तो आज सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अन्य बाहर आते हुए अपनी कार में बैठ वहाँ से जल्दी से निकल जाती हैं। वहीं हॉस्पिटल में सिद्ध रुद्रांश को लिए भागता दौड़ता हॉस्पिटल पहुंच जाता है। उसे तो जैसे अब भी समझ नहीं आया क्या हुआ। वह रुद्रांश को स्ट्रेक्स पर लिटाकर तेजी से डॉक्टर और नर्स के साथ इमरजेंसी रूम की तरफ ले जा रहा था और साथ ही रुद्रांश के सिर पर हाथ फेरते हुए उसका हाथ पकड़ उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, जूनियर चौहान उठो ना, देखो हम हॉस्पिटल आ गए। बेटा प्लीज़ उठ जाओ ना, मुझे वापस से सज़ा मत दो, प्लीज़ उठ जाओ ना जूनियर चौहान, प्लीज़ उठ जाओ। नर्स सिद्ध को वार्ड के बाहर रोक देती है। ये देख अपने हाथों से रुद्रांश का हाथ छूटे हुए देख जैसे टूट सा जाता है। वह दरवाज़ा बंद होने के बाद दीवार में अपने हाथों को मारते हुए चीख पड़ता है। उसकी आंखों से आंसू बह चलते हैं। वो अपने हाथों में लगे रुद्रांश के खून को अपनी मुट्ठियों में बींच लिया है। उसे अब ऐसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, आखिर उसने ऐसा कैसे कह दिया, क्यों नहीं संभाला। यही सब सोचते हुए वो टूटा हुआ वहीं बैठ जाता है। कुछ पलों में ही पूरा चौहान, दिग्विजय जी, आकाश जी, रेहान, सांची, अबे, तभी, शौर्य सब वहाँ भागते हुए आ जाते हैं और रुद्रांश की हालत का सुन सबका बुरा हाल हो चुका था। सांची तो वहीं बेहोश हो गई, जिसके बाद रेहान ने उसे संभाला। दिग्विजय जी के जैसे कदम लड़खड़ा जाते हैं, जिसे देख अभय और आकाश जी उन्हें संभालते हुए आकाश जी कहते हैं, डैड संभालिए खुद को। दिग्विजय जी खुद को असमय महसूस किए रोते हुए कहते हैं, कैसे संभालूं आकाश, भगवान हर बार हमसे ही क्यों खुशियाँ छीनता है। पहले कौशल्या को छीन लिया, फिर रुद्र, अब रुद्रांश को छीनने की कोशिश कर रहा है। बहुत बेर है उसे हमसे, तो मुझे बुला ले। उस छोटे से बच्चे का क्या कसूर है, क्या कसूर है आकाश, बोलो। दिग्विजय जी अपनी बातें कहते हुए टूट जाते हैं। उन्हें ऐसे देख आकाश जी उन्हें संभालते हुए कहते हैं, डैड कुछ नहीं होगा हमारे रुद्रांश को, इस बार हम सब लड़ जाएंगे भगवान से, लेकिन रुद्रांश को कुछ नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करिए, वो देखिएगा जल्दी ठीक हो जाएगा और आतने के साथ आपसे कहेगा कि बड़े दादू नो शुगर टी, वरना मम्मा से कंप्लेन कर दूंगा। ये सुन दिग्विजय जी रोते हुए कहते हैं, अन्या कहाँ है, उसका ये खबर सुनकर क्या हाल हो रहा होगा। भगवान सबसे ज़्यादा उससे बेर किए बैठे, क्या बीत रही होगी उस पे। रुद्रांश तो दुनिया अब है उसकी ऐसी हालत मेरी बच्ची से नहीं जी पाएगी वो, आकाश अब सह नहीं पाएगी वो। दिग्विजय जी जो रोता हुआ देख आकाश जी भी अब खुद संभाल नहीं पाते, उनके भी आंखें बह चलती हैं। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी, रुद्रांश दुनिया थी सबकी और अन्य की तो जीने की वजह। एक बेटी टूट सकती है, एक पत्नी टूट सकती है, पर एक माँ, उसे टूटने की इजाज़त भी नहीं होती। अपने बच्चे की हिफाजत के लिए उसे तो हर मुश्किल में खड़ा होना होता है, अपने बच्चे की रक्षा के लिए आगे आना होता है। और अन्या ने तो जैसे सब खो अपने अंश को पाया था, वो तो एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यहाँ तो आज उसकी जान पे सवाल थे। वहाँ का माहौल दुख भरा, दर्द, बेसब्री और इंतज़ार और उम्मीद भरा था। हर पल दरवाजे खुलते सबकी उम्मीद दरवाजे पे टिक जाती है। आती जाती नर्स से भी सबने सवाल किया, पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला सिवाय इंतज़ार के। कुछ पल बाद डॉक्टर बाहर आते हैं तो सब उनके आसपास घेरा लगाकर बेसब्र हुए पूछते हैं, रेहान डॉक्टर अंश कैसा है, वो ठीक है ना। सांची डॉक्टर मेरा बच्चा कैसा है बोलिए। ऐसे ही एक के बाद एक सवाल डॉक्टर पे जैसे मानो बरस पड़ते हैं। डॉक्टर सबकी उम्मीद भरी निगाहें देख उन्हें शांत करवाते हुए कहता है, देखिए आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, पेशेंट अभी थोड़ा स्टेबल है। गुड लुक मानिए उसे ज़्यादा चोट नहीं आई, बट
डॉक्टर के पहले शब्दों में जहां उन्हें थोड़ी राहत हुई, तो उनके आखिरी भाव के साथ चुप हो जाते देख सब वापस से चिंता में भर जाते हैं। सिद्ध आगे बढ़ थोड़ा झल्लाए हुए, थोड़े गुस्से में पूछता है, डॉक्टर आप चुप क्यों हैं? बट क्या? आगे बोलिए। सिद्ध आगे बढ़ थोड़ा झल्लाए हुए, थोड़े गुस्से में पूछता है, डॉक्टर आप चुप क्यों हैं? बट क्या? आगे बोलिए। सिद्ध का गुस्सा देख डॉक्टर एक पल थोड़ा सहम जाता है, लेकिन अपनी बात जारी रखते हुए थोड़े टेंशन में कहते हैं, बट बच्चे का काफ़ी ब्लड लॉस हुआ है, जिसकी वजह से हम उसे ब्लड चढ़ाना पड़ रहा है, जो हमारे ब्लड बैंक में इनफ नहीं है। डॉक्टर की ये बात सुन आकाश जी तुरंत अपना हाथ किए कहते हैं, डॉक्टर आप मेरा ब्लड ले लीजिए, मेरा और मेरे पोते का खून बिल्कुल सेम ग्रुप का है। ये सुन डॉक्टर एक नज़र आकाश जी को देख बड़े पोलाइटली मना करते हुए कहते हैं, सॉरी मिस्टर चौहान, बट हम ये नहीं कर सकते। आपकी एज 60 क्रॉस कर चुकी है, नाउ आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। डॉक्टर की बात सुन सब थोड़े पैनिक में आ जाते हैं। रेहान जल्दी से ब्लड का इंतज़ाम करने के लिए कॉल करने के लिए साइड हट जाता है, तो ये सब देख सिद्ध डॉक्टर के पास आते हुए कहता है, डॉक्टर आप मेरा ब्लड ले लीजिए, मेरा और जूनियर चौहान का ग्रुप भी सेम है। ये सुन डॉक्टर सिद्ध को देख थोड़े असमंजस में पूछते हैं, आप कौन हैं? आपका क्या रिलेशन है बच्चे के साथ? डॉक्टर के सवाल पर सिद्ध एक पल चुप हुए कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी आकाश जी बोल पड़ते हैं, डॉक्टर ये भी फैमिली जैसे हैं, अगर ग्रुप सेम है तो आपका सिद्ध का ब्लड ले लीजिए, पर मेरे पोते को बचा लीजिए। ये सुन डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहते हैं, सॉरी मिस्टर चौहान, बट हम ऐसे ही किसी का ब्लड पेशेंट को नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि पेशेंट की उम्र 5 साल से भी कम है और इस प्रोसेस में इमरजेंसी में भी हमें डायरेक्ट ब्लड ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, जो फैमिली मेम्बर या बच्चे के पेरेंट्स कर सकते हैं। कहाँ है इसके माता पिता? हमें उनकी परमिशन की ज़रूरत होगी। डॉक्टर की ऐसी बातें सुन सब चुप हो गए। अभय जल्दी से अन्या को कॉल करने की कोशिश करने लगता है, पर अन्या का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ये देख सब टेंशन में आ जाते हैं। सिचुएशन ऐसी थी, तभी नर्स भागते हुए बाहर आती है और डॉक्टर को रुद्रांश की बिगड़ती हालत के बारे में बताती है। ये सुन डॉक्टर जल्दी से अंदर भागते हैं। इस बार सिद्ध से भी बर्दाश्त नहीं होता, वो भी उनके पीछे इमरजेंसी वार्ड के अंदर चला जाता है। अंदर रुद्रांश एक बड़े से बेड पर बेजान सा लेटा हुआ था। उसके आसपास की मशीनें जैसे उसका हाल इस वक्त बयां कर रही थी। उसका मासूम सा भोला सा चेहरा इस वक्त मुरझा चुका था। ये सब देख सिद्ध में दिल में एक आह सी उठ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसके अंदर रुद्रांश की हालत देख सैकड़ों चुभन उसके दिल को छल्ली कर रही हो। सिद्ध धीरे से चल अंश के पास आते हुए अपने जज्बातों को अपनी आंखों में संभालने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर की नज़र जब सिद्ध पर जाती है तो वो उससे बाहर जाने का इशारा करते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर, आप यहाँ नहीं रह सकते, बाहर वेट करें, हमें पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। नर्स टेक दिस। डॉक्टर नर्स को सिद्ध को बाहर करने का कह दोबारा रुद्रांश को चेक करने लगता है। नर्स सिद्ध को बाहर चलने का कहती है, पर जैसे सिद्ध कुछ सुन ही नहीं रहा था। ये देख डॉक्टर थोड़े गुस्से में सिद्ध का हाथ पकड़ कहते हैं, मिस्टर सुनाई नहीं दे रहा आपको? बाहर जाइए, हमें अपना काम करने दे। इतना बोल डॉक्टर सिद्ध का हाथ पीछे करने की कोशिश करता है, पर वो एक कदम भी नहीं हिला पाता। ये देख थोड़े आश्चर्य भरी निगाहों से जैसे ही सिद्ध की आंखों में देखता है तो सिद्ध की लाल पड़ चुकी गुस्से से भरी निगाहें देख बेचारा काफ़ी सहम जाता है। सिद्ध डॉक्टर को देख कहता है, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सिद्ध की ये बात सुन डॉक्टर सही सब कोई एक पल सुन से पड़ जाते हैं। कुछ पलों के बाद अन्या भागते हुए हॉस्पिटल आती हैं और सबकी ओर देख बेचैन हुए पूछती हैं, दादाजी डैड, मेरा रुद्रांश कैसा है? अब क्या उसे होश आ गया? उसने मुझे ढूंढा तो नहीं ना? डैड कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए ना। सांची रेहान कुछ बोलो ना, अंश कहाँ है? अन्या मैं सवाल पर सब चुप से हो गए। तभी दोबारा डॉक्टर बाहर आते हैं। अन्या उन्हें देख जल्दी से डॉक्टर के पास जाती हैं।
अन्या के साथ बाकी सभी डॉक्टर के पास आते हैं। अन्या के सवाल से ज़्यादा उसकी बेचैन निगाहें ही कह चुकी थी, जिसे देख डॉक्टर तुरंत ही कहते हैं पेशेंट खतरे से बाहर है। आई गेस कुछ पल ऑब्जर्वेशन के बाद उसे होश भी आ जाएगा। वेल आई से वी इज़ वेरी लिटिल स्ट्रॉन्ग बॉय। डॉक्टर की बात सुन सब चैन की सांस लेते हुए भगवान को शुक्रिया करते हैं। तभी रेहान अपनी आंखों को साफ कर पूछता है, डॉक्टर मैंने ब्लड का इंतज़ाम कर दिया है, आप बोलिए कैसे और कब अंश को चढ़ाना है। ये सुन डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं, वेल अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेशेंट के पास अब वो है जो एक बच्चे को हर मुसीबत से महफूज रख सकता है। डॉक्टर की बात सुन सौर्य कंफ्यूज हुए कहता है, मतलब डॉक्टर आप कहना क्या चाहते हैं, हमें समझ नहीं आया। सौर्य का सवाल सुन डॉक्टर जल्दी से अपनी बात संभाले कहते हैं, आई मीन वो आप सबकी दुआ, क्योंकि मेरा मानना है दुआ से बड़ी दवा नहीं होती। डॉक्टर की बात सुन बस हाँ में सिर हिलाते हैं। तो अन्य बेचैन हुई पूछती हैं, डॉक्टर क्या मैं अपने बच्चे से मिल सकती हूँ प्लीज़। अन्य की रिक्वेस्ट सुन डॉक्टर एक नज़र वार्ड के दरवाजे को देख सोचते हुए कहते हैं, सॉरी मिसेस चौहान, बट आप अभी नहीं मिल सकती, क्योंकि अभी पेशेंट को थोड़ा ऑब्जर्वेशन में रखने की ज़रूरत है। जैसे उसके वाइटल नॉर्मल होते हैं आप उसे मिल सकती हैं। डॉक्टर की निगाहें बार बार दरवाजे पर जाती देख अन्या थोड़े शक से उसे देखती है। डॉक्टर के वहाँ से जाने के बाद सब थोड़ी चैन की सांस लेते हैं, ये जान कि अब रुद्रांश खतरे से बाहर हैं। ये जान सबको थोड़ा हौसला मिलता है। सांची भी ये खबर जान रेहान के सीने से लग रोने लगती हैं, जिसे देख रेहान उसे टाइटली होल्ड कर संभलते हुए कहता है, सोना अब क्यों रो रही हो, देखो हमारा लिटिल टाइगर कितना स्ट्रॉन्ग है, उसने कितनी बहादुरी से अकेले फाइट किया और तुम इस बात पे रो रही हो। ये बात लिटिल टाइगर को पता चलेगी उसकी चीची माँ रो रही हैं तो जानती हो ना क्या बोलेगा। रेहान अपनी बात कहते हुए अपना गला साफ करने का नाटक करते हुए रुद्रांश की तरह क्यूट बनते हुए कहता है, ओहो चीची माँ, रुद्रांश से हटे क्रोइंग। रेहान की ऐसी नौटंकी देख सांची न चाहते हुए भी हल्का मुस्कुरा देती हैं। ये देख सब भी थोड़ा हंसने लगते हैं। वहीं अन्या दरवाजे से अंदर झटकते हुए एक नज़र रुद्रांश को देखती हैं। अपने नन्हे से बच्चे को इस कदर देख वो अन्या का हाल ही मानो बेहाल हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे पर बाहर नहीं आ पा रहे थे। अन्या ने खुद के साथ अपने आंसुओं को भी जैसे मजबूत बना रखा था। वहाँ सब मौजूद थे एक दूसरे के सहारे बनने, पर अन्या जैसे सबके साथ में भी खुद को अकेला महसूस कर रही थी। वो एक नज़र सबकी ओर फिर वहाँ से चली जाती हैं और एक शांत से कॉरिडोर की बालकनी में खड़ी बस अंधेरे में डूबे आसमान को देखती रहती हैं। आसमान में घिरा अंधेरा जैसे अन्या को अब अपना सा लगने लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपनी ज़िंदगी में डूबी सी लगती हैं, जहाँ वो एक खुशी की तलाश पूरा तक नहीं कर पाती कि दोबारा बवंडर उसकी ज़िंदगी फिर तबाह कर चला जाता है। यही सब सोच अन्या खामोशी से बस अकेले खड़े रहती हैं। तभी कुछ पलों में अन्या को अपने सिर पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस होता है, जिसे महसूस कर अन्या जैसे अपने होश में आए मुड़ती हैं तो आकाश जी वहाँ खड़े होते हैं। आकाश जी को देख अन्या थोड़े परेशान स्वर में कहती हैं, क्या हुआ डैड, आप यहाँ, रुद्रांश ठीक है ना कहीं फिर। ये सोच अन्या जाने को होती है कि आकाश जी बोल पड़ते हैं, अन्या बेटा अंश ठीक है, तुम चिंता मत करो, सब है उसके साथ। ये सुन अन्या अपने तेज़ धड़कते दिल पर हाथ रख थोड़ी चैन की सांस लेती हैं। आकाश जी अन्या के चेहरे को देख फिक्र से कहते हैं, बेटा अंश तो जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम। आकाश जी के कहने पर अन्या देखती हैं तो आकाश जी प्यार से उसके गालों को छूकर कहते हैं, बेटा क्या तुम ठीक हो। आकाश जी के ये कहने पर अन्या एक पल उन्हें देखती रह जाती है। अन्या का दिल आकाश जी के सवाल पर भर आया था। वो कहना चाहती थी बहुत कुछ, लेकिन कह नहीं पाती। वो खुद को संभाले एक झूठी मुस्कान लिए कहती हैं, डैड आप कैसे सवाल कर रहे हैं, मैं तो आपके सामने हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ।
अन्या के ये कहने पर आकाश जी अपनी बात पे जैसे कायम रहते हुए उससे आंखों में जैसे झटकते हुए कहते हैं, बेटा ये सवाल मैंने इस घर की बहू से नहीं और न ही इस घर की बेटा बन बहू से किया है और न ही इस परिवार की ढाल से किया है। ये सवाल एक पिता ने अपनी बेटी से किया है, एक माँ से किया है। क्या वो ठीक है? आकाश जी का इस कदर से कहने अन्या के बेजान से शरीर को जैसे झंझोड़ गया था। उसके जज्बात से बाहर होने को तड़पने लगे थे। अन्या आकाश जी को देख धीरे से नाम में सिर हिलाए लाचारी से कहती है, डैड ये देख। आकाश भावुक स्वर से अन्या के हाथों को अपने हाथों में कसकर थामते हुए कहते हैं, जानता हूँ बेटा, इन बीते सालों में हम खुद के दर्द में इतने उलझे थे कि कभी तुमसे यह सवाल किया ही नहीं किसी ने। गलती शायद हमारी ही थी। एक बेटे के जाने का गम खुद पर लिए बैठे थे, जबकि सबसे ज़्यादा इस दर्द तो तुम पे गुजरी है। हमने बेटा खोया था पर तुमने अपनी ज़िंदगी खोई थी ना। इस सब के बावजूद तुम हम सब के लिए एक चट्टान बने हमेशा खड़ी रही। लेकिन हमने पूछा नहीं तुमसे, कैसे हो बेटा, क्या तुम ठीक हो? पर इस पिता से तुम्हारा दर्द छुपा नहीं है बेटा। बहुत तकलीफ़ होती है अपनी बेटी को देख। इतने दर्द में भी खुद को अकेले क्यों संभाले बेटी हैं। कहती कुछ नहीं बेटा, हम हैं तुम्हें सुनने के लिए। क्यों अपने आंसुओं को ऐसे आंखों में समेटे बैठी हो? जानता हूँ आज एक माँ को बहुत तकलीफ़ हो रही है अपने नन्ही सी जान को यूँ देख, लेकिन फिर भी क्यों चुप बैठी हो? दर्द बयां करने कोई तुम्हें कमज़ोर नहीं कहेगा बेटा। तकलीफ़ है तो शब्दों से नहीं तो कम से कम आँखों से बयां करो बेटा, बयां करो, बहने दो उसे। आकाश जी के ऐसे कहने पर अब अन्या का जैसे सब्र का बांध टूट जाता है, जिसे न जाने कितने वक्त से संभाले बैठी थी। वह आकाश जी के सीने में सुबकने लगती है। कितना दर्द था अन्या के हर आंसुओं में, कितनी तकलीफ़ थी उसके अंदर। अपने बेटे को उस हाल में देख क्या बीती थी उस पर। उस बेटे को देख जिससे पाने की शायद अन्या ने इतनी तकलीफ़ सही थी। रुद्र ने सांसें दी। आकाश जी अन्या के सिर से हाथ फेर कहते हैं, रो लो बेटा, कम से कम मन तो हल्का होगा तुम्हारा। आकाश जी की बात सुन अन्या ना में सिर हिलाए वैसे ही कहती हैं, नहीं डैड, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं रो सकती, मैं नहीं कमज़ोर पड़ सकती। एक माँ कमज़ोर नहीं पड़ सकती। ये सुन आकाश जी को समझते हुए कहते हैं, बेटा रोना कमज़ोरी नहीं है और एक माँ तो कभी कमज़ोर नहीं होती। देखना बहुत जल्द सब ठीक होगा। आकाश जी की बात सुन अन्या कुछ नहीं कहती। आकाश जी अन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे संभालते हैं। सच कहते हैं एक बेटी अपने पिता की छाँव में ही सबसे ज़्यादा नाजुक और महफूज होती है। वहीं कुछ दूर खड़े दो जोड़ी आंखें भी आज अन्या के दर्द में नम थी, जैसे उसे भी अन्या के हर दर्द का एहसास था, वो भी उस दर्द को बराबर जी रहा हो। कुछ पलों में आकाश जी वापस आते हैं तो उन्हें देख दिग्विजय जी कहते हैं, अरे आकाश, तुम अकेले आए हो? अन्या कहाँ है? तुम उसे देखने गए थे ना? ये सुन आकाश जी हाँ में सिर हिलाते हुए कहते हैं, हाँ डैड, वो डॉक्टर ने अन्या को अपने केबिन में बुलाया है कुछ पेपर साइन करने के लिए और साथ ही रुद्रांश की हालत के बारे में जानने के लिए। ये सुन दिग्विजय जी हाँ में सिर हिलाते हैं। इस वक्त वहाँ सब मौजूद थे, चौहान परिवार के साथ भी सिद्ध भी। तभी वहाँ अन्या डॉक्टर के साथ आती है और डॉक्टर रुद्रांश की फाइल चेक करने के लिए अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद सबका फिर से ध्यान दरवाजे पर चला जाता है। सब अपने हाथ जोड़ लेते हैं ताकि सब ठीक हो। जहाँ सबका ध्यान दरवाजे पर था तो वहीं अन्या का ध्यान इस वक्त सिद्ध पर था। वो कुछ शक भरी निगाहों से सिद्ध को अजीब नज़रों से देख रही थी, क्योंकि उसके जहन पर अभी अभी डॉक्टर के केबिन में रुद्रांश की हेल्थ के साइन करते हुए पेपर पर अन्या की नज़र गई थी, जहां आज अन्या ने फादर के कॉलम पर रुद्र के साइन देखे और नर्स से पूछने पर नर्स ने सिद्ध की पहचान बताई। ये सब देख न जाने क्यों अन्या के मन में ही शक सा घेर लिया था। वो सिद्ध को देख मन में सोचती है, क्या मैं सोच रही हूँ वो सच है? क्या सच रुद्र को सब याद हैं? पर याद हैं तो वो कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? क्यों मुझे से सब छुपाए हैं? अन्या की नज़रें कि सिद्ध को भी बखूबी होता है वो अन्या की
निगाहें कुछ ऐसे भाव देख मन में सोचता है, ये इसे क्या हो गया, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। जैसे सब सोच सिद्ध ना में सिर हिलाते हुए खुद से कहता है, नहीं नहीं अभी ये नहीं हो सकता, नहीं। तभी डॉक्टर रुद्रांश को चेक कर बाहर आते हैं और उसके कंडीशन में सुधार होने की खबर देते हैं और साथ ही अन्या को मिलने की परमिशन देते हैं, जिसे सुन अन्या जल्दी से अंदर चली जाती हैं अपने बच्चे के पास और वहाँ के सभी लोग चैन की सांस लेते हैं। ये देख अभय कहता है, दादाजी अंकल आप सब घर जाइए, रुद्रांश से तो हम कल सुबह ही मिल सकते हैं और अभी काफ़ी रात हो चुकी है, तभी तुम सबको घर ले जाओ। ये सुन सांची जिद करते हुए कहती है, नहीं नहीं आप सब जाइए, मैं यहीं रुकूंगी अपने बच्चे के साथ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, एक भी अपने अंश को छोड़कर। सांची की जिद सुन रेहान उसे समझाते हुए कहता है, सोना ये तुम लिटिल टाइगर की जिद मत करो, देखो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, घर चलो। रुद्रांश के पास भाभी तो है ही और मुझे नहीं लगता भाभी के होते हुए उसे किसी चीज़ की तकलीफ होगी। रेहान की बात सुन आज न जाने क्यों पर सांची कुछ चुप सी गई। वो थोड़ी चिढ़ते हुए स्वर में कहती हैं, भाभी है पर रेहान अंश को मैंने पाला है, बचपन से आज तक वो मेरे साथ रहा है, तुमने देखा है वो रात में डर जाता है तो कैसे उठकर मेरे पास आ जाता है, और अभी तो मैं नहीं जा रही। सांची की जिद देख न जाने क्यों दिग्विजय जी को थोड़ी फिक्र सी होने लगती है। तभी कि सांची रेहान की बात नहीं सुन रही थी। ये देख दिग्विजय जी थोड़े कड़क स्वर में कहते हैं, सांची बेटा आपकी फ़िक्र हम सब समझते हैं, लेकिन एक बच्चे को माँ से ज़्यादा कोई नहीं समझता, ये बात आपको भी पता है, और अन्या उसकी माँ है रुद्रांश के साथ, उसके बाद किसी को ज़रूरत नहीं है, कल सुबह आ जाना, अभी सब घर चलो। दिग्विजय जी की बातें सांची को बुरी तो लगी पर उसे कुछ कहा नहीं, वो रेहान के साथ घर जाने के लिए मान गई। ये देख अभय सबको देख कहता है, आप सब घर जाइए, मैं और जियान भाभी के साथ यहीं हैं। अभय की बातों से सब सहमति जताते हैं कि वही सबकी बातें सुन रहा सिद्ध आगे आते हुए कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यही हूँ, आप सब जाइए, वैसे भी मैंने हॉस्पिटल में एक रूम ले लिया है तो चिंता की बात नहीं है, आप सब घर जा सकते हैं, आराम करें। सिद्ध के ये कहने पर अभय कुछ कहता कि शौर्य उसका हाथ पकड़ उसे मना कर देता है। सब सिद्ध को रुकने की बात पे हामी भरते हुए एक एक कर वहाँ से चले जाते हैं। शौर्य जाते जाते रुककर वापस से सिद्ध के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख उसके कानों की तरफ झुक कर कहता है, थैंक भाई मेरे चैम्प के लिए, प्लीज़ मेरी भाभी का भी ख्याल रखना, उन्हें भी ज़रूरत है किसी की। इतना बोल शौर्य वहाँ से चला जाता है। सिद्ध तो बस एक पल सबको देखते रह जाता है, फिर वार्ड में दरवाजे के पास आकर अंदर एक नज़र झटकते हुए शौर्य की बातों को सोचते हुए बड़ी गहराई से कहता है, अब साथ हूँ हमेशा के लिए। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के कुछ दूर खड़ी काली रंग की गाड़ियों में 5-6 हट्टे कट्टे आदमी काले कपड़े पहने हुए थे और जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हो। तभी उन्हीं में से जैसा आदमी हॉस्पिटल की तरफ से आते हुए कार में बैठता है और अपने बगल वाले आदमी जो कि उनका बॉस लग रहा था उन्हें देख नाम में सिर हिलाता है। ये देख वो आदमी थोड़े अफसोस में अपनी आंखें बंद कर किसी का नंबर डायल करता है। 1-2 रिंग में ही फ़ोन उठाते देख वो आदमी थोड़ी हिचकिचाहट ले कहता है, बॉस हॉस्पिटल के अंदर जाना बहुत मुश्किल हो गया है, उस चौहान परिवार की सिक्योरिटी काफ़ी टाइट है, हम उस बच्चे तक पहुंचने का सोचना तो दूर उसके आसपास भी नहीं भटक सकते, हम आपका काम कैसे करेंगे, हमें नहीं लगता ये हो पाएगा। वो आदमी इतना कहता है कि फ़ोन के दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, 5 लाख। ये सुन वो आदमी सोचने लगता है कि तभी रकम और बढ़ते हुए आवाज़ आती है, 6 लाख। वो आदमी पैसे के लालच में आए सोचने लगता है, पर बॉस। तभी दोबारा आवाज़ आती है, 8 लाख। 8 लाख की रकम सुन वो आदमी लालच में डूबे कहता है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं, काम हो जाएगा। ये सुन फ़ोन के दूसरी तरफ के शख्स के होठों पर एक डेविल सी स्माइल छा जाती है, गुड, मुझे पूरी अपडेट चाहिए। ये सुन वो आदमी हामी भरता है तो फ़ोन दूसरी तरफ से कट जाता है। ये देख वो आदमी हंसते हुए जल्दी से कुछ सोचता हुआ अपने साथियों को चलने का इशारा करता है।
और सब कार से निकल जाते हैं, हॉस्पिटल की तरफ चल देते हैं। वहीं वार्ड में अन्या काफ़ी देर अंश का हाथ पकड़ यूं ही उसके माथे को सहलाती रही थी। अंश अब तक नींद में था और अब अन्या को भी जैसे नींद सी आने लगी थी, इसीलिए वो फ्रेश होने के लिए रुद्रांश को एक बार अच्छे से चेक कर उसका ब्लैंकेट ठीक करती हैं और उसके माथे पर हाथ फेरते उसे चूम लेती हैं और जाते जाते जैसे एक नज़र अंश को जी भर देख वार्ड से बाहर निकल जाती हैं। अन्या का सिर बहुत भारी हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपना सिर पर हाथ रख उसे सहलाते हुए जैसे ही बाहर निकलती हैं कि तभी उसके सामने गर्मा गर्म कॉफ़ी का मग आ जाता है, जिसकी खुशबू सूंघ अन्या जैसे अपनी पलकें उठाकर देखती है तो सिद्ध अपने हाथों में 2 कॉफ़ी मग लिए एक अन्या की तरफ बढ़ाए खड़ा था। अन्या कॉफ़ी का मग लिए सिद्ध को देख कहती है, मिस्टर रहेजा, आप यहाँ, आप अपने घर नहीं गए? ये सुन सिद्ध अपने कदम अन्या के साथ बढ़ाए थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, मिसेस चौहान, आप हर वक्त मुझे भगाने पे तुली रहती हैं। क्या मेरी मौजूदगी आपको इतनी नापसंद है? अन्या उसके सवाल पर उसे देखती हैं पर कोई जवाब नहीं देती। सिद्ध के कदमों से अपने कदम मिलाते हुए साथ चलने लगती हैं और साथ ही चलते चलते कॉफ़ी के सीप लेती हैं। सिद्ध अन्या की खामोशी को देख अपनी आईब्रो सिकोड़ थोड़ी नाराज़गी भरे लहजे में धीरे से जैसे खुद में कहता है, ज़रा सोच लो, अगर दोबारा चला गया तो फिर कहीं। सिद्ध इतना ही कहता है कि अन्या एक झटके में उसे दीवार के साइड धक्का दिए उसके बेहद करीब हुए उसके होठों पर उंगली रख सिद्ध को अपने तेज धड़कती धड़कनों के साथ देखती हैं। अन्या की इस एक्शन से सिद्ध एक पलक के लिए हैरान हो जाता है, पर अगले ही पल अन्या की आंखों में छुपा डर उसे अपने लिए उस एहसास को बयां कर रहा था। साथ ही उसके धड़कते धड़कनों में बेकरारी महसूस कर सिद्ध के होठों पर खुद ब खुद मुस्कान छा गई। सिद्ध और अन्या दोनों के एक एक हाथों में अभी भी कॉफ़ी का मग था। अन्या ने अपने एक हाथ की उंगली अब तक सिद्ध के होठों पर थामी हुई थी, तो वहीं सिद्ध अपने दूसरे हाथों को अन्या को देखते हुए उसके चेहरे के करीब बढ़ता है और बेहद एहसासों में जैसे उसके गालों को छूता हुआ उसे अपने हाथों में थाम लेता है। सिद्ध के इस एहसास में अन्या की धड़कनें जैसे किसी और धुन में धड़कने लगी थी। उसकी सांसें इस एहसास में जैसे अब बढ़ने लगी। अन्या की आंखें खुद ब खुद बंद हो चुकी थी। सिद्ध बेहद प्यार भरी निगाहों से अन्या को अपने करीब महसूस कर रहा था। उसका अंगूठा अब उसकी बंद आंखों को होले से छूते हुए उसके होठों तक फासला तय कर पाता कि तभी दोनों के कानों में किसी की आवाज़ पड़ती है। ये सुन अन्या चौंकते हुए जल्दी से अपनी आंखें खोल सिद्ध को देख जल्दी से पीछे हटते हुए थोड़ी झेप सी जाती हैं। वहीं सिद्ध अपने खास पल में खलाल देने वाले इंसान को काफ़ी बुरी तरह से घूरते हुए देख रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि जियान था। जियान यहाँ इस वक्त थोड़े अफोर्ड सिचुएशन में पड़ा खुद में ही सोच रहा था कि अगर उसके बॉस को सब याद होता तो वो कहीं और होते, तो न जाने आज उसके बॉस आज उसका क्या हाल करते। बेचारा जियान की हिम्मत भी नहीं थी कि वो नज़रें उठाकर अपने बॉस को देखे। वहीं अन्या जल्दी से खुद को संभाल कर जियान को देखती है। जियान, तुम यहाँ कुछ काम था? ये सुन जियान बस अन्या की तरफ थोड़े सीरियस एक्सप्रेशन के साथ देख अपना सिर हिला देता है। अन्या जियान के एक्सप्रेशन को समझते हुए उसे चलने का इशारा करते हुए सेज से कहती हैं, मिस्टर रहेजा, प्लीज़ आप थोड़ी देर अंश के पास रुक सकते हैं। डॉक्टर उसे चेक करने के लिए आने ही वाले हैं, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल अन्या बिना सिद्ध का जैसे जवाब सुने जियान के साथ वहाँ से चली जाती हैं। ये देख सिद्ध की भौहें तन जाती हैं। वो एक नज़र अन्या को देख कुछ सोचता हुआ रुद्रांश के वार्ड के पास चला जाता है। डॉक्टर अभी तक आए नहीं थे, इसीलिए सिद्ध अंश को चेक करने के लिए जैसे ही वार्ड के अंदर जाता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वार्ड था, रुद्रांश अपने बेड पर नहीं था। ये देख सिद्ध पैनिक में आए एक नज़र कमरे में देखते हुए जल्दी से बाहर आता हुआ वहाँ खड़े गार्ड्स से पैनिक हुए पूछता है, तुमने सबने जूनियर चौहान को देखा? वो कहाँ है? कोई आया था यहाँ? सिद्ध के सवाल पर सारे गार्ड्स भी अब सदके में आ जाते हैं। वो लोग भी जल्दी से नामे सिर हिलाते हैं। ये देख सिद्ध गुस्से में उबलते हुए उनमें से एक का कॉलर पकड़ उसे जैसे ज़मीन पर से हल्का उठाकर गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए तेज आवाज़ में कहता है, तो कहाँ गया वो? तुम लोग सब कर क्या रहे थे? एक छोटे से बच्चे को
तक पर नज़र नहीं रख सकते, इतनी सिक्योरिटी का क्या फ़ायदा। इतना बोल सिद्ध गुस्से में उस आदमी को छोड़ देता है, जिससे बेचारा संभल नहीं पाता और लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर गिर जाता है। सिद्ध का गुस्सा और उसका वो रौद्र रूप देख सबको सबको वहाँ हवा टाइट थी। सिद्ध सबकी ओर देख गुस्से में गरजते हुए कहता है, ढूंढो उसे, अगर उसे जरा भी खरोच आई तो मैं तुम सबको मार डालूंगा, जाओ ढूंढो। सिद्ध की बात सुन सारे गार्ड हड़बड़ाते हुए जल्दी से इधर उधर जाते हुए अंश को ढूंढने लगते हैं। अन्य और जियान को भी पल भर में इसकी खबर लग जाती है। अन्य भागते हुए सिद्ध के पास आकर कहती है, मेरा बेटा कहाँ है अंश? मैंने कहा था ना उसके पास रहना, कहाँ है? अन्य के ऐसे बोलने पर बिना सिद्ध की बात सुने वो कमरे में जाती है जो खाली था। खाली कमरे को देख अन्य भी चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ है मेरा अंश? जियान सारे गार्ड्स क्या कर रहे थे? किसी की हिम्मत हो गई? किसकी हिम्मत हो गई मेरे बेटे को छूने की? मैं छोड़ूंगी नहीं उस बेदी परिवार को। उन्होंने किया होगा, मुझे पता है। वो लोग अपनी से बाज नहीं आने वाले। जियान गाड़ी निकालो, मैं उस परिवार को माफ़ नहीं करने वाली। इतना बोल अन्या गुस्से में भड़कते हुए जैसे आगे बढ़ती है कि अन्या का गुस्सा देख सिद्ध जल्दी से उसका हाथ पकड़ उसे रोकता है, पर जैसे अन्या रुकने के मूड में नहीं थी। वो सिद्ध का हाथ झटकते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, मैं आज चुप नहीं बैठूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। अन्या को न शांत होते देख सिद्ध जल्दी से अन्या को सीने से लगाए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा जूनियर चौहान को, मैं हूं ना, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अन्या सिद्ध के ऐसे कहने पर जैसे उसकी बाहों में टूटते हुए कहती है, मेरा बेटा। अन्या की बात सुन सिद्ध अन्या के गालों पर हाथ रख विश्वास के साथ कहता है, कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। इतना बोल सिद्ध अपनी नज़रों को आसपास फेर कहता है, मुझे पता है वो अभी यहीं कहीं हैं, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे इस बिल्डिंग से। सिद्ध अपनी बातें कहते हुए जियान को ऑर्डर देते हुए कहता है, जियान मुझे सारी CCTV फुटेज देखनी है, और हाँ, हॉस्पिटल को इस वक्त सील कर दो। सारे गार्ड्स को अलग अलग डायरेक्शन में भेज दो ताकि कोई हो भी अपनी हिल ना पाए। सिद्ध इस वक्त जियान को ऑर्डर देते हुए बिल्कुल अपने रुद्र राय चौहान के रूप में था। सिद्ध अपनी बातें कहते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। जियान सिद्ध की बात सुन जल्दी से हाँ में सिर हिलाए हुए सिद्ध के पीछे चल देता है। सब कोई अपने काम में लग जाते हैं। वहीं हॉस्पिटल के दूसरे साइड अंडर कंस्ट्रक्शन के छत पे 4 आदमी सबसे छुपाते वहाँ छुप रहे थे। उनमें से एक ने अंश को अपनी गोद में उठाए कंधे पर सुला रखा था। अंश दवाओं के असर की वजह से बेहोश था, इसीलिए वो लोग सारे अंश से बेफिक्र हुए उसे अपने साथ छुपाए थे। उनमें से एक आदमी डरते हुए बोला, बॉस अब हम क्या करें? हम इसे ले तो आए, पर पल भर में ये खबर उस चौहान मैडम को लग गई है और सिक्योरिटी इसे ढूंढ रही है। अब तो हॉस्पिटल से निकलना तो दूर, यहाँ रुकना भी खतरे से खाली है। हम यहाँ से बाहर कैसे जाएं? उस आदमी की बात सुन उसका बॉस भी चिंता में सोचते हुए कहता है, मुझे क्या पता था ये लोग इतनी जल्दी इसे ढूंढने लगेंगे। हम तो पूरी तरह सोच और तैयार हुए आए थे, पर यहाँ तो 1 मिनट में ही बाजी अपने हाथ से निकल गई। अपने बॉस की बात सुन दूसरा आदमी डरते हुए कहता है, बॉस हम तो आपके कहने पर आए थे, पर आपको नहीं पता इसकी माँ कितनी खतरनाक औरत है। अगर हम उनके हाथ लगे तो हमें कहीं नहीं छोड़ेगी। पैसा तो दूर की बात है, सांसें भी दोबारा नहीं मिलेगी। उसकी ऐसी बातें सुन बाकी सब डरे हुए अपने बॉस की तरफ उम्मीद से देखते हैं, तो वो भी डर का घूंट लिए कहता है, अरे तुम लोग चिंता मत करो। जब तक ये अंश की तरफ इशारा करते हुए हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक शेरनी कितनी बड़ी शेरनी क्यों ना हो, पर एक माँ के आगे हार मान जाती हैं। और इस वक्त ये पिद्दी ही हमारे बचने की रक्षा कवच है। चिंता मत करो, अपने बॉस की बात सुन लो। वो लोग भी हामी में सिर हिलाए थोड़ी राहत की सांस भरते हैं और वहीं छुपे इंतज़ार करने लगते हैं। कुछ मिनटों के बाद उन्हें न जाने क्यों पर शोर कम होते नज़र आता है। ये देख एक आदमी कहता है, बॉस लगता है कि सब कोई यहाँ से हट गया है, अच्छा मौका है, हम निकल सकते हैं। ये सुन
उसका बॉस भी एक नज़र चेक करते हुए अपने एक आदमी को आगे भेज सब चेक करने को कहता है। उसका आदमी हाँ में सिर हिलाए जाता है, लेकिन कुछ मिनट वहीं इंतज़ार करने के बाद भी वो आदमी वापस नहीं आता। ये देख उनमें से तीसरा साथी कहता है, बॉस, लगता है वो डर के मारे अकेले यहाँ से निकल गया, क्योंकि अगर हमारे साथ पकड़ा जाता तो शायद बच नहीं पाता। इस डर से वो शायद भाग गया। ये सुन उसका आदमी परेशान होते हुए दूसरे आदमी को चेक करने को भेजता है, पर वो भी नहीं आता। ये देख उसका बॉस और आखिरी बचा आदमी जिसने अंश को होल्ड किया हुआ था, वो परेशान होते हुए कहता है, बॉस, ये भी नहीं आ रहा है, क्या बात है? कहीं सब हमें छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं? हमें अकेले फंसा के और मारेंगे यहाँ क्या? उसकी बात सुन उसका बॉस भी सोच में पड़ जाता है और अपने साथ को कुछ सोचते हुए साथ में चलने का इशारा करता है। कुछ देर वो लोग आगे आगे बढ़ते ही हैं कि उन्हें सिर्फ अंधेरा नज़र आता है। ये देख उनका बॉस कहता है, काफ़ी अंधेरा है यहाँ, आगे कैसे जाएंगे? कोई लाइट जलाओ। ये सुन वो आदमी जैसे अंश को एक हाथ से संभाले अपने पॉकेट से फ़ोन निकालने को होता है कि अचानक वहाँ दरवाजे के पास लाइट जलती है। ये देख उनका बॉस खुश होते हुए राहत की सांस भरता है कि सामने पड़ी मंजरों से वो हैरान रह जाता है, क्योंकि सामने उनके दोनों साथियों की एक के ऊपर एक लाश थी और उस लाश के ऊपर सिद्ध के पाँव थे। सिद्ध इस वक्त अपने सेल्फ फोल्ड कर अपने हाथों को पॉकेट में डाल काफ़ी गुस्से में लाल पड़ चुकी आंखों से उन दोनों को घूर रहा था। सिद्ध को देख प्रोजेक्ट इस डार्क ओरे में महसूस कर उन दोनों के पसीने छूटने लगे। वो दोनों अपने कदम डर से पीछे खींचने लगे और सिद्ध अपनी कदम उस लाश से पार कर आगे बढ़ने लगे। सिद्ध को अपने यूं करीब आते देख वो आदमी जिसने अंश को गोद में उठाया था, वो डरते हुए जल्दी से अंश को अपने बॉस को थमाते हुए कहता है, बॉस संभालो आपसे, मैं नहीं जानता इसे, मैंने कुछ नहीं किया, नहीं मैंने किसी ने पैसे, मैंने कुछ नहीं किया। इतना बोलते हुए वो सिद्ध की तरफ अपने हाथ हिलाकर उसे खड़े कर दिखाता है ताकि वो बच सके। सिद्ध की निगाहें अब उसके बॉस को घूर रही थी। ये देख वो मौका पाकर भागना चाहता है कि सिद्ध बिना पलके झपकाए एक साइड से उसे जोर की लात मारता है, जिससे वो आदमी सीधा ज़मीन पर गिर जाता है। ये देख उनका बॉस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो अपना डर और घबराहट की जैसे ही अपने कदम पीछे खींचता है, किसी लड़की से उसका पाँव जा लगता है, जिसे वो अंश को लिए लड़खड़ाता है कि ये देख अभी अभी वहाँ आई अन्या की डर से चीख निकल जाती है। अंश पर सिद्ध एक झटके में अंश को अपनी तरफ खींचता हुआ उस आदमी की पकड़ से छुड़ाकर अपने सीने में लगा लेता है। रुद्रांश को सही सलामत पाकर सिद्ध के दिल को अब जैसे चैन आता है। अन्या भागते हुए जल्दी से आती है और जल्दी से अंश को देख घबराए हुए उसे चेक करते हुए उसके हाथों को पकड़ उसे चूम लेती है और साथ ही उसे अपने सिर लगा लेती है। वो बता नहीं सकते कि कितना डर गई थी इस वक्त कुछ पलों में। अपने बच्चे को इस हाल में खुद की नज़रों से दूर खतरे के करीब देखकर सिद्ध अन्या की आँखों में डर देख उसकी आंखों को पकड़ते हुए अंश को पकड़ते हुए हाथों में हाथ रख जैसे उससे सब ठीक होने का फैसला देता है कि तभी उस ज़मीन पर गिरा वो बॉस जल्दी से उठते हुए अपने हाथ एक रोड उठाकर अन्या पे हमला करने वाला होता है कि सिद्ध की नज़र पड़ जाती है। वो जल्दी से अन्या को साइड हटकर उस आदमी के पेट पर एक लात मार उसे वापस से गिरा देता है और अंश को अन्या को देते हुए उस आदमी की तरफ गुस्से में बढ़ ज़मीन पे उसके गले को दबोचते हुए गुस्से में अपने दांतों को जैसे पीसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को छूने की, रुद्रराय चौहान के बेटे को छूने की। इतना बोल सिद्ध जल्दी से
उसके मुंह पर एक घूंस जड़ देता है और उसके गले को दबोचते हुए सिसकते हुए कहता है, कैसे हिम्मत हुई रुद्र राय चौहान के अंश को छूने की? कैसे? बेटा है वो मेरा। सिद्ध अपने गुस्से में भर उस आदमी को पीटे जा रहा था तो वहीं उसके अनजाने में इस ऐलान से आज जैसे अन्य के पांव तले जमीन ही खिसक चुकी थी। अन्य के कानों में रह रहकर बस यही बात गुजर रही थी और यही सब गुजरने लगे थे। तो दोस्तों, क्या सिद्ध को सब कुछ याद आ गया है? हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।